हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। नैतिकता एंड और शासन, एथिक्स एंड गवर्नेंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा आसान सब्जेक्ट है। सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स की इस सब्जेक्ट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो के अंदर हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिनका आना आपके एग्जाम में 80 to 90% पॉसिबल है। ठीक है, ये कोई रैंडमली पिक्ड क्वेश्चंस नहीं है। इन क्वेश्चंस को ये क्वेश्चंस आपके PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं ओवर द ईयर्स। उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो 80 to 90% सिलेबस भी आप अपने यहीं पे कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस लिए गए हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हुए हैं सभी के सभी यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसा आप सभी को पता है कि वीडियो के दौरान मैं आपको एक स्टार्टिंग में ही गिव अवे ऑफर प्रोवाइड करती हूँ। गिव अवे ऑफर क्या कहता है कि वीडियो के दौरान कहीं पे भी मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। जो भी स्टूडेंट इन 3 क्वेश्चंस के बिल्कुल सही जवाब कमेंट सेक्शन में देगा उनको ये जो नोट्स हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स मिलेंगे। एंड ये नोट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में यहीं आएंगे। पास होना है या फिर अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको ये नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो डिपेंड आप पे करता है कि आप कितनी ज़्यादा मेहनत करते हो। आंसर लिखना है या फिर एक और ऑप्शन जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी आपको वो चाहिए। लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि ये जो 3 क्वेश्चंस है इनका जो आंसर देगा सिर्फ 3 ही स्टूडेंट्स को ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। यानी कि फर्स्ट 3 विनर्स जो कमेंट सेक्शन में सबसे पहले और सबसे सही जवाब बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन का आंसर करते हैं उनको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। एंड जो विनर्स हैं उनको अनाउंस किया जाएगा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पर, तो आप वहाँ पर विजिट करके देख सकते हैं आप उनमें से एक है या नहीं। जो भी स्टूडेंट्स विन नहीं कर पाएंगे यानी कि जो लेट हो जाएंगे या फिर जो सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे उनको ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है। आप सबके लिए गिव अवे ऑफ़र लाया गया है। गिव अवे ऑफ़र क्या कहता है कि आपको एक नोट्स आप परचेज़ करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, उसको आपको मिलेगा एक बिल्कुल स्टूडेंट फ्रेंडली कॉस्ट पर। एंड वो कॉस्ट क्या हो सकती है? यस, वो जो कॉस्ट रहेगी वो होगी आपकी 45 रुपीज़ पर नोट। ठीक है, और अगर आप एक से ज़्यादा नोट्स परचेज करेंगे तो आपको 40 रुपीज़ पर नोट्स पे करना होगा। ठीक है, एंड एक कॉम्बो ऑफर आप सभी के लिए है। कॉम्बो ऑफर क्या कहता है कि आपके 6 से 7 सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप 6 सब्जेक्ट का इकट्ठा नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो 5 का आप पे करेंगे, एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। 7 का परचेज करेंगे तो 6 का आप पे करेंगे, एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये कुछ गिव अवे ऑफर्स थे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम नैतिकता और शासन के क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या पूछता है? नैतिकता को परिभाषित कीजिए। नैतिकता के किस प्रकार के भिन्न है? नैतिकता संघर्ष और कर्म करने के लिए का उपाय अपनाए जा सकते हैं। डिफाइन एथिक्स। हाउ इज एथिक्स डिफरेंट फ्रॉम मोरालिटी? व्हाट मेजर्स कैन बी अडोप्टेड टू रिड्यूस मोरल कॉन्फ्लिक्ट? देखो, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप एक आंसर को ना 3 पार्ट्स के अंदर डिस्क्राइब करते हो, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हो। ठीक है, सबसे पहला रहता है आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, वेट अ सेकेंड, हाँ इंट्रोडक्शन। दूसरा रहेगा मेन बॉडी एंड थर्ड होता है आपका कंक्लूजन। यानी कि पहला रहेगा प्रस्तावना, दूसरा रहता है विशेष मुख्य, समथिंग लाइक दैट, एंड कंक्लूजन का रहता है निष्कर्ष। ठीक है, तो देखो आप 3 पार्ट्स के अंदर डिस्क्राइब करते हो। इंट्रोडक्शन के अंदर आपको क्वेश्चन के बारे में जो भी पता है आप वो लिख सकते हो। जैसे एथिक्स क्या होता है वो लिख दो, इंडिया के अंदर एथिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, जो भी आपको जैसे भी थोड़ा बहुत भी पता हो वो इंट्रोडक्शन के अंदर लिख दो। ठीक है, ये थोड़ा बहुत आप इधर उधर का भी लिखोगे तो भी चलेगा। मेन बॉडी के अंदर आप स्ट्रिक्टली वो चीज़ें लिखते हो जो आपसे सवाल के अंदर पूछा गया है। नैतिकता की परिभाषा लिखनी है और नैतिकता के भिन्न लिखने हैं, और एथिक्स लिखने हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोरालिटी लिखनी है। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली सिर्फ जो सवाल के अंदर पूछा गया है उसका आंसर अपनी मेन बॉडी में लिखना है। कोई भी इधर उधर की बात नहीं लिखनी है, बेफालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है।
कंक्लूजन के अंदर आप लिखेंगे अपने पूरे आंसर के अंदर क्या डिस्क्राइब किया है। इससे क्या रहेगा, एक आपका 20 मार्क्स का अगर क्वेश्चन होता है तो आपको एटलीस्ट उसके पेजेस पे आप इस इंट्रोडक्शन का 1 पेज रहेगा, मेन बॉडी के 2 पेजेस रहेंगे एंड कंक्लूजन का 1 पेज रहेगा। तो 4 पेजेस आप एटलीस्ट आपको लिखने होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 2 पेज लिख के आ गए एंड आप जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। कम से कम 4 पेज आपको भरने होते हैं। और ऐसा नहीं कि कुछ भी भरा है, अगर आप इस तरीके से आंसर को लिखोगे तो बहुत ही अच्छे से आपका जो है आप अच्छे से आंसर को लिख पाओगे एंड आपका टीचर को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, वो मेन बॉडी पढ़कर आपके जो है अकॉर्डिंगली मार्क्स दे सकता है। तो अब हम सीधा डिस्क्राइब करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन यानी कि प्रस्तावना और निष्कर्ष मैं आपको नहीं समझाने वाली हूँ, ठीक है। आइडिया आप यहाँ से ले सकते हैं कि आप क्या क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मैं सिर्फ आपको मुख्य भाग यानी कि मेन बॉडी समझाऊंगी, वहाँ से आप जो है इंपॉर्टेंट नोट्स लिख सकते हैं, ठीक है। मेन बॉडी, डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरल कंडक्ट, मुख्य भाग नैतिकता और आचार विचार की विभिन्न, ठीक है। नैतिकता यह उस व्यवहार और मूल्य का समुच्चय है जो किसी व्यक्ति के समाज और धर्म के अनुसार सही कार्य करने वाले को प्रेरित करता है। एथिक्स क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ बिहेवियर एंड वैल्यूज दैट मोटिवेट्स एन इंडिविजुअल टू एक्ट राइटली एंड अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी एंड रिलीजन। ये कह रहा है कि भी सोसाइटी के अकॉर्डिंग जब एक पर्सन को मोटिवेट किया जाता है सही तरीके से बिहेव करना, उसे एथिक्स कहते हैं। दैट आपने बहुत सारी जगह सुना होगा दैट हमारे एथिक्स कहते हैं दैट वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ये क्या होता है? ये सामाजिक चीज़ें होती हैं, समाज के हिसाब से एंड एक सही तरीके से बिहेव करना। मोरल कंडक्ट, आचार विचार क्या कहता है? देखो, मोरल कंडक्ट इट रिफ्लेक्ट्स एन इंडिविजुअल्स पर्सनल थिंकिंग पर्सपेक्टिव विच मे नॉट ऑलवेज अलाइन विद द एथिकल रूल्स। ये मोरल कंडक्ट होता है एक इंसान की खुद की थिंकिंग, एक इंसान खुद क्या उसका चीज़ों को लेकर क्या पर्सपेक्टिव, वो चीज़ों को लेकर क्या सोचता है। कभी कभी इंसान की खुद की सोच मोरल कंडक्ट यानी कि समाज की सोच से ज़रूरी नहीं हमेशा मिले, आचार विचार ज़रूरी नहीं हमेशा एक इंसान की मिले सोसाइटी से, ठीक है। डिफरेंसेस, एथिक्स इज यूनिवर्सल एंड बेस्ड ऑन रूल्स एस्टेब्लिश्ड बाय द सोसाइटी। एथिक जो होता है ना, ये सोसाइटी के हिसाब से रूल्स बनाए गए होते हैं, ठीक है। वेयर एज मोरल कंडक्ट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल प्रेफरेंस एंड एक्सपीरियंसेस। मोरल कंडक्ट होता है एक इंसान के खुद के एक्सपीरियंसेस यानी कि उसने जो चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, स्थापित नियमों और आधारित होते, जबकि आचार विचार व्यक्ति विशेष और प्राथमिकताओं वाले अनुभव, हाँ, अनुभव के ऊपर जो है निर्भर रहता है कि एक इंसान ने क्या अनुभव किया है और उससे उसने क्या सीखा है, उसके एक्सपीरियंस से उसने क्या सीखा है, वो वहाँ पर होता है। बेसिक्स कॉज ऑफ मोरल कंडक्ट, मोरल कॉन्फ्लिक्ट, नैतिकता संघर्ष के कारण क्या कारण होते हैं। पर्सनल वैल्यूज ऑफ एन इंडिविजुअल डू नॉट मैच विद सोशल एक्सपेक्टेशन। सोशल एक्सपेक्टेशन के साथ कभी कभी एक इंसान की खुद की सोच मैच नहीं करती है। समटाइम्स आपने देखा होगा दैट समटाइम्स एल्डर्स डू नॉट रिस्पेक्ट देयर यंगर जनरेशंस, वेयर एज जबकि सोशली इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है दैट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर देम। हाउएवर क्या पता किसी पर्सन की मोरल्स के हिसाब से दैट वी शुड चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स एंड एल्डर्स शुड रिस्पेक्ट चिल्ड्रन। तो हर किसी की मोरल सोच और जो सोसाइटी की सोच है वो अलग अलग होती है और ज़रूरी नहीं वो मिले। Situations offers present choices where distinction between right and wrong is not clear. सही और गलत के बीच में कोई लाइन नहीं खड़ी की गई है और क्या सही है और क्या गलत है, ये सब चीज़ें मोरली एक पर्सन डिसाइड करता है। परिस्थिति अक्सर ऐसे विकल्प पेश करती है जहाँ सही और गलत का निर्णय स्पष्ट नहीं होता है, नहीं पता चलता है कि क्या चीज़ सही है और गलत है। व्यक्ति कभी कभी लाभ और स्वार्थ के डर के कारण नैतिक निर्णय लेने में असमर्थ रहता है, यानी कि समटाइम्स इंडिविजुअल्स आर अनेबल टू टेक एथिकल डिसीजंस ड्यू टू प्रॉफिट, सेल्फ इंटरेस्ट और फियर। कभी कभी वो सही डिसीजंस नहीं ले पाते हैं डर के कारण, हो सकता है कि कोई गलत काम करने से उनका फ़ायदा हो रहा हो, तो समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम टू डिफाइन इट। मेजर्स टू रिड्यूस मोरल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि नैतिक संघर्ष को कम करने का उपाय,
क्या क्या उपाय हो सकते हैं हम उनको करने के लिए। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जब एक पर्सन अच्छे से एजुकेटेड होता है, उसे जो है ज़्यादा नॉलेज से उसको सही और गलत का पता चल जाता है, ठीक है, उसकी मोरल एजुकेशन बढ़ती है, उसकी पर्सनल थिंकिंग बढ़ती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी कि आत्मनिरीक्षण, वो खुद की रेगुलर इवेल्युएशन ऑफ वंस थॉट्स एंड एक्शन। ओवर द टाइम इंसान की सोच बढ़ती है, ठीक है, चीज़ों को सही और गलत उसको ओवर द टाइम खुद ब खुद पता लगने लग जाता है। पॉजिटिव रोल मॉडल्स, फॉलोइंग गुड आइडियल्स एंड रोल मॉडल्स इन लाइफ, यानी कि सकारात्मक आदर्श, सही लोगों को फॉलो करना, सही चीज़ों को फॉलो करना, वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है मॉरल कॉन्फ्लिक्ट के लिए। अंडरस्टैंडिंग एंड डायलॉग, ओपन डिस्कशन एंड मोरल इश्यूज विद सोसाइटी एंड फैमिली, समझकर और यानी कि फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ डिस्कस करना, ठीक है। आपके सोसाइटी का मतलब यहाँ पे आसपास के लोग होते हैं, जैसे कि योर नेबर्स हो गया, आपकी कम्युनिटी हो गई, ठीक है, आपके रिलेटिव्स हो गए, वहाँ से डिस्कस करना चीज़ों को और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालना। नॉट जस्ट योर पर्सनल, इट डजंट हैव टू बी अ पर्सनल, चीज़ें नहीं होनी है। हो सकता है कि कोई जैसे देश को लेकर आप कोई भी चीज़ डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, आप पॉलिटिक्स में जा रहे हो, आप ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस कर रहे हो, आप जियो पॉलिटिक्स को डिस्कस कर रहे हो, राइट। रूल्स एंड लॉज, फॉलोज रूल्स एंड लॉ इन अ सोसाइटी दैट आर अकॉर्डेंस विद एथिक्स, नियम और कानून को फॉलो करना। अगर आप नियम और कानून को फॉलो करते हो देन यू आर ऑल्सो ऑन ए गुड पाथ, ठीक है। निष्कर्ष, आई होप आप निष्कर्ष कर लेंगे, कंक्लूजन कर लेंगे। दूसरा सवाल क्या पूछता है, मानवीय मूल्यों का अवधारण की व्याख्या कीजिए। क्या मानवीय मूल्य बदलते हैं? विस्तार से बताइए। नैतिक तर्क के उद्देश्य सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। डू ह्यूमन वैल्यूज चेंज? एक्सप्लेन इन डिटेल। क्या इंसान की वैल्यू, ह्यूमन वैल्यू चेंज होती है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप खुद भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज यानी कि मानवीय मूल्यों की विशेषता, सार्वभौमिकता, यूनिवर्सैलिटी। Most humans' values such as honesty, empathy, justice and love are found in all societies. Empathy यानी कि लोगों से सेंस, मतलब कि लोगों की भावनाओं को समझना, honesty, justice और love जो है सभी की सभी सोसाइटी में पाया जाता है। गाइडिंग नेचर यानी कि मार्गदर्शक, यह मूल्य व्यक्ति को सही निर्णय लेने और सामाजिक जीवन के सामंजस्य बनाए रखने में मदद करता है। यानी कि दीज वैल्यूज हेल्प इंडिविजुअल्स टेक करेक्ट डिसीजंस एंड मेंटेन हार्मनी इन सोशल लाइफ। ये जो है, ये वैल्यूज, गाइडिंग नेचर जो होता है वो लोगों को हेल्प करता है सही डिसीजंस लेने में, ठीक है। मेंटेनिंग हार्मनी इन सोशल लाइफ, इम्पैक्ट ऑफ बोथ पर्सनल एंड सोशल लेवल्स, दे इक्वली अफेक्ट इंडिविजुअल्स पर्सनल लाइफ एंड रूल्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। वैयक्तिकता और सामाजिक दोनों पर स्तर का प्रभाव जो है वो अलग अलग होता है। डू ह्यूमन्स वैल्यू चेंज? क्या मानवीय मूल्य बदलते हैं? ये जो है, ये कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? चेंज विद टाइम, समय के साथ साथ इंसान की वैल्यूज बदल जाती हैं। छोटा बच्चा है, एन इन्फेंट डजंट लाई, एक बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, बट जैसे जैसे वो टीनेजर में आते हैं या फिर अडोलसेंट हो जाते हैं, व्हेन दे मैच्योर, दे उनकी वैल्यूज चेंज होती हैं। समटाइम्स दे लाई, देन व्हेन दे गेट अडल्ट दे नो दैट लाइंग इज नॉट गुड फॉर देम एंड देन दे डोंट लाई। तो ये जो है टाइम के साथ साथ चेंज होता है, समय के साथ साथ प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिगत अनुभव यानी कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंसेस एंड सर्कमस्टांसेस इन्फ्लुएंस देयर वैल्यू सिस्टम, उनके वैल्यू सिस्टम पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं उनके एक्सपीरियंसेस, उन्होंने क्या क्या अनुभव किया है अपनी जिंदगी के अंदर। यूनिवर्सल वैल्यूज आर परमानेंट while many values change, some like honesty, compassion and justice are considered permanent. Justice, a feeling of justice, लोगों के साथ जस्टिस करना, एक एम्पैथी होता है, लोगों के ऊपर दया करना, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो यूनिवर्सल होती हैं और बहुत ही कम होता है कि वो चेंज होती है ओवर द टाइम। पीपल डोंट बिकम क्रूअल ईजिली, आसानी से वो क्रूअल नहीं बनते हैं। कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जहाँ से वो क्रूअल्टी उनके पास आती है। संभौविक मूल्य स्थायी, जबकि कई मूल्य बदलते हैं, कुछ जैसे ईमानदारी, करुणा और न्याय स्थायी माने जाते हैं, यानी कि कॉन्स्टेंट जो है रहते हैं। ऑब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ मॉरल रीजनिंग, नैतिक तर्क के उद्देश्य और सिद्धांत, निर्णय लेने में सहायता, असिस्टेंस इन डिसीजन मेकिंग। मोरल रीजनिंग का क्या मतलब होता है? जो चीज़ें आप मानते हो, आपको लगता है जो कि सही है,
मेक अस रेशनल डिसीजंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। हमारी जो मोरल रीजनिंग होती है, जो हमारी खुद की सोच होती है, वो मदद करती है राइट और रॉन्ग के बीच में फ़र्क पता करने के लिए। नैतिक तर्क हमें सही या गलत के बीच तर्क संगत निर्णय लेने में मदद करता है। एक्सप्लेनिंग बिहेवियर, एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द मोरल बेसिस ऑफ एन एक्शन। एक एक्शन के पीछे, एक काम के पीछे एक इंसान की क्या सोच रही होगी, क्या फीलिंग्स रही होंगी, यानी कि व्यवहार का व्याख्या, यह समझने में मदद करता है कि किसी कार्य के नैतिक आधार पर क्या है। बैलेंस बिटवीन सोसाइटी एंड पर्सनल लाइफ, मोरल रीजनिंग मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड पर्सनल वैल्यूज़। ये जो मोरल रीजनिंग है, ये सोशल एक्सपेक्टेशन में और पर्सनल वैल्यूज़ के बीच में एक मेंटेनेंस रखा जाता है। समाज और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन, नैतिक तर्क समाज में अपेक्षाओं और व्यक्तिगत मूल्यों के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। समीक्षा और सुधार, व्यक्ति अपने विचारों और निर्णय की नैतिकता पर मूल्यांकन कर सकता है और अवशासक सुधार सकता है, यानी कि रिव्यू एंड इम्प्रूवमेंट। An individual can evaluate morality of their thoughts and decisions and make their necessary improvement। अगर उन्हें पता है कि क्या, अगर कोई पर्सन उनको पॉइंट आउट कर देता दिस थिंग इज रॉन्ग, वो उन चीज़ों को सुधारने में जो है वो मदद करते हैं, एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाहता है? बीइंग एथिकल इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ बिजनेस। Comment in the light of the importance of business ethics. What are the various principles of business ethics? ठीक है, नैतिक रहना दीर्घावधि के व्यवसाय की सफलता के लिए सर्वोत्तम नीति है। व्यावसायिक नैतिकता के महत्व के आलोक की टिप्पणी कीजिए। देखो, बीइंग एथिकल यानी कि जब आप जो है, एथिकल का मतलब है जब आप सोसाइटी के हिसाब से जब आप चीज़ों का निर्णय लेते हो, तो उसका लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ बिजनेस के अंदर क्या इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है, तो मेन बॉडी से हम स्टार्ट करेंगे। मुख्य भाग, व्यावसायिक नैतिकता की महत्वता, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स, कस्टमर ट्रस्ट। एथिकल बिहेवियर क्रिएट्स ट्रस्ट एंड सेटिस्फैक्शन अमंग कस्टमर्स। यानी कि एथिकल बिहेवियर जो होता है, जब आप सोशली, लोगों को पता है कि ये चीज़ समाज के द्वारा एक्सेप्ट की गई है, पीपल सोशली एक्सेप्ट दिस थिंग, जब आप उस चीज़ को अपने बिजनेस के अंदर लेके आते हैं, तो यहाँ पर ट्रस्ट और सेटिस्फैक्शन क्रिएट होता है कस्टमर्स के लिए। नैतिक व्यवहार ग्राहकों की व्यवसाय और संतुष्टि में उत्पन्न करता है। एम्प्लॉय मोराल, एन एथिकल वर्क कल्चर इंक्रीजेज एम्प्लॉयज़ लॉयल्टी एंड मोटिवेशन। एक एथिकल वर्क कल्चर जो है वो एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी और मोटिवेशन, यानी कि उनका जो प्रेरणा बढ़ाती है और आपके लिए निष्ठा जो है वो करती है। Social and environment. Ethical businesses work in the interest of society and environment. Ethical business जो है वो इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी और एनवायरनमेंट को देखकर आप जो है करते हो। आप प्रोडक्ट जो है वो अपनी नीड के बेसिस पे नहीं, बल्कि सोसाइटी की नीड को देखकर जो है वो बनाते हो। मार्केट के अंदर एनवायरनमेंट के साथ जो चीज़ें चल रही हैं। समाज और पर्यावरण, नैतिक व्यवसाय समाज और पर्यावरण के हित के लिए कार्यों के लिए करता है। दीर्घकालिक लाभ यानी कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, फोकसिंग ओनली ऑन द शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स मेक अ बिजनेस अनस्टेबल। जब आप एक जो है सिर्फ अगले से 5 से 6 महीने के प्रॉफिट को लेकर किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करते हो, तो आप जो है लॉस के अंदर जा रहे होते हो। ठीक है, जहाँ पर एथिक्स जो है वो इंश्योर करता है लॉन्ग टर्म सक्सेस। जब आप सोसाइटी को देखकर अपनी जो है चीज़ों को अपनी चीज़ों को प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लेकर आते हो, सोसाइटी को लेकर, तो आप वहाँ पर लॉन्ग टर्म सक्सेस को इंश्योर कर रहे होते हो। दीर्घकालिक लाभ, केवल अल्पकालिक लाभ पर ध्यान देने से व्यवसाय आस्तिक होता है, जब नैतिकता दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करती है। प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स यानी कि व्यावसायिक नैतिकता और सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रूथफुलनेस इज बिजनेस प्रैक्टिस। ट्रांसपेरेंसी यानी कि जब आप जो है अपना पूरा प्रोसेस
पब्लिक कर देते हो, जब आप पब्लिक को पता है कि आप प्रॉपरली कर क्या रहे हो, आपका पूरा काम ट्रांसपेरेंट होता है, व्यवसाय की पारदर्शिता और सच बोलना, ठीक है। तो ये बिजनेस प्रैक्टिसेस के अंदर बहुत ज़्यादा फायदा होता है, बिकॉज दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप जो है बिजनेस एथिक्स में काम करना चाहते हो। जस्टिस एंड फेयरनेस, इक्वल एंड फेयर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, आपकी कंपनी के सभी स्टेक होल्डर्स को इक्वली रिस्पेक्ट और फेयर ट्रीटमेंट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। न्याय और निष्पक्षता, सभी हितधारकों के साथ समान व्यवहार। जिम्मेदारी, अपने कार्य और निर्णय के परिणामों की जिम्मेदारी लेना, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने खुद के काम के एक्शंस और डिसीजंस को लेना। इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोवाइडिंग अ डिस्क्रिमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट टू द एम्प्लॉयज़ को एक डिस्क्रिमिनेशन फ्री, यानी कि आप किसी के साथ जो है गलत व्यवहार ना करें, डिस्क्रिमिनेट ना करें, अलग अलग व्यवहार ना करें उनके साथ, ठीक है। कर्मचारियों के साथ भेदभाव रहित व्यवहार करना, यस, भेदभाव, दैट्स द वर्ड। सोशल एंड एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेक अ डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एंड एनवायरमेंट, सोसाइटी और एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस को लेना, सामाजिक और पर्यावरण दायित्व, ठीक है। तो यहीं पे ये क्वेश्चन एंड होता है। फोर्थ क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। व्यावसायिक नैतिकता और परिभाषित कीजिए, क्या कंपनियों के लिए पर्यावरण स्थिर पर लाभ को प्राथमिकता देना नैतिक है? डिस्कस बिजनेस एथिक्स, इज इट एथिकल फॉर कंपनीज टू प्रायोरिटाइज प्रॉफिट ओवर द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। देखो, ये पूछ रहा है कि क्या कंपनीज के लिए अपनी प्रॉफिट को, कि भाई हम कितना लाभ कर रहे हैं, उस चीज़ को प्रायोरिटी देना ज़रूरी है इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी को लेकर। इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी का मतलब है कि आपकी जो कंपनी है वो लंबे टाइम तक स्टेबल रहे, लंबे टाइम तक प्रॉफिट गेन करती रहे। तो हम मेन बॉडी से शुरू करेंगे, मुख्य भाग, यानी कि व्यावसायिक नैतिकता की परिभाषा। एथिक्स इन बिजनेस इज अ गाइडिंग प्रिंसिपल दैट डिटरमाइंस वेदर द डिसीजन एंड Ethics in business is a guiding principle that determines whether the decision and actions of companies are right, fair and responsible. एथिक जो है बिजनेस के अंदर वो एक गाइडिंग प्रिंसिपल होता है, यानी कि ये एक चीज़ होती है जो लोगों को, यानी कि कंपनी को आगे तक चलाए रखती है। डिटरमाइन क्या करती है? डिसीजंस एंड एक्शंस ऑफ कंपनीज आर फेयर, राइट एंड रिस्पॉन्सिबल। कंपनी का जो डिसीजंस है वो सबको लेकर होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयर्स को, स्टेक होल्डर्स को, ठीक है। इन सबको ध्यान में रखते हुए एक कंपनी को डिसाइड करना चाहिए। व्यवसाय में नैतिकता वह मार्गदर्शक संदिग्ध है जो यह तय करता है कि कंपनियों के निर्णय और कार्य सही, व्यवसाय संगत और जिम्मेदारी है। इट इंश्योर्स ऑनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर टुवर्ड्स द कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। ये जो है एक इंश्योर करता है ऑनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना चाहिए, किसके द्वारा? कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लिए। यह ग्राहकों, कर्मचारियों, समाज और पर्यावरण के लिए प्रति ईमानदार और जिम्मेदार व्यवहार की सुनिश्चित रखता है। लाभ और पर्यावरण स्थिरता का संतुलन, बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, profit priority and ethics, a mindset focused on the profit making can make an business unstable and may lead to the loss of public trust. जो प्रॉफिट प्रायोरिटी है, ये एक माइंडसेट होता है जो कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए सिर्फ होता है, और इसकी वजह से जब आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान दे रहे होते हैं कि आप कितना ज़्यादा लाभ कमा रहे हैं, वहाँ से आपका अनस्टेबल हो जाता है और पब्लिक के अंदर आपका जो है ट्रस्ट कम हो जाता है। जैसे आपकी कंपनी ने जो है एकदम प्रोडक्ट के रेट्स बढ़ा दिए जब उनको दिख रहा है कि जब इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, इट इज़ नॉट अ बैड थिंग। लेकिन जब जो है आप इस प्रॉफिट को मेंटेन रखते हैं एंड जो है कस्टमर्स के बारे में नहीं सोचते, तो वहाँ से जो है आपका ट्रस्ट कम हो जाता है। और जब आपका प्रोडक्ट ही, जो चीज़ आप बना रहे हो उसके लिए है ही नहीं, फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट जो वो इंश्योर करती है, फॉर एग्जाम्पल दैट इट इज़ अ कॉस्मेटिक ब्रांड, ठीक है, कोई कॉस्मेटिक आप प्रोडक्ट बना रहे हो एंड आप इंश्योर करते हो दैट यू आर नॉट गोइंग टू हैव पिंपल्स विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोडक्ट। लेकिन जब वो प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है तो पिंपल कम तो कहाँ ही हो रहे हैं, आपकी वजह से बढ़ रहे हैं, तो वहाँ से कस्टमर ट्रस्ट जो है वो कम होता है, ठीक है। लाभ, परिमितिक और नैतिकता, केवल लाभ कमाने के लिए मानसिकता से व्यवसायिक अस्थिर हो जाता है और समाज में विश्वास
खो सकता है। एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी शुड इंक्लूड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज इन देयर बिजनेस डिसीजंस। कंपनीज को जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि आपकी कंपनी की वजह से एनवायरमेंट को, नेचर को कोई नुकसान ना पहुंचे, एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इन देयर बिजनेस डिसीजंस, कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो वहाँ से सस्टेनेबल यूज़ हो रहा है रिसोर्सेज का, जहाँ से एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके एंड आप जो है सोशली एक फ़ायदा कर रहे हो अपने एनवायरमेंट का, पर्यावरण जिम्मेदारी। Ethical perspective, for long term success, a balance between profit and environmental stability is essential. प्रॉफिट और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकसिंग ओनली ऑन द प्रॉफिट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एथिकली करेक्ट। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पर अपनी नज़र रखना एथिकली यानी कि सही नहीं है, मोरल के बेसिस पे सही नहीं है। नैतिक दृष्टिकोण, दीर्घकालीन सफलता के लिए लाभ और पर्यावरण स्थितियों का संतुलन आवश्यक है। केवल लाभ पर ध्यान देने से नैतिकता रूप में सही माना नहीं जाता है। फैक्टर्स इंक्लूडिंग बिजनेस एथिक्स, यानी कि व्यावसायिक नैतिकता को प्रभावित करने वाले कारक। सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स, सोशल एक्सपेक्टेशन एंड कल्चरल वैल्यूज इन्फ्लुएंस बिजनेस एथिक्स, यानी कि सोशल एक्सपेक्टेशंस और कल्चरल वैल्यूज इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस एथिक्स को, यानी कि वहाँ से आपका फ़ायदा होता है। लीगल एंड रेगुलेटरी प्रेशर, रूल्स एंड लॉज कंपेल बिजनेस टू टेक एथिकल डिसीजंस, कानूनी और नियामक दबाव, नियम और कानून व्यवसाय का नैतिक निर्णय लेने के लिए बाध्य करते हैं। आर्थिक दबाव, लाभ कमाने की तीव्र इच्छा कभी कभी नैतिक निर्णयों का प्रभावित कर सकती है। इकोनॉमिक प्रेशर, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अर्न प्रॉफिट मे समटाइम इन्फ्लुएंस एथिकल डिसीजन मेकिंग। इम्पैक्ट ऑफ लीडरशिप एंड पर्सनल वैल्यूज, द एथिकल आउटलुक ऑफ company leadership and managers play a key role in determining business ethics, यानी कि व्यक्तिगत नेतृत्व और मूल्यों का प्रभाव, कंपनी के नेतृत्व और प्रबंधकों की नैतिकता दृष्टिकोण से नैतिकता तय होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कॉरपोरेट प्रशासन के एंग्लो अमेरिकन मॉडल क्रांतिकारी नवाचार और लागत प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। क्या आप सहमत करते हैं? व्याख्या कीजिए। द एंग्लो अमेरिकन मॉडल ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रमोट्स रेडिकल इनोवेशन एंड कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस। डू यू एग्री कि जो एंग्लो अमेरिकन मॉडल है ये कॉरपोरेट गवर्नेंस को यानी कि कॉरपोरेट स्ट्रक्चर को, प्राइवेट कंपनीज को प्रमोट करता है इनोवेशंस के लिए एंड कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस के लिए। डिस्क्राइब करें। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो मुख्य भाग से हम शुरू करेंगे। एंग्लो अमेरिकन मॉडल ऑफ और नवचार, एंग्लो अमेरिकन मॉडल एंड इनोवेशन। रेडिकल इनोवेशन, दिस मॉडल प्लेसेस इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट एट द सेंटर। ये इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को यानी कि जो भी पर्सन आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है, वाइल एनकरेजिंग कंपनीज टू टेक रिस्क, इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इन्वेंशंस। ये कंपनीज को जो है प्रोमोट करता है दैट आप लोगों को नई टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए और इनोवेशंस को देखना चाहिए। लागत प्रतिस्पर्धा, यानी कि कंपनियां अधिक लाभ और प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए लागत कुशल तरीके अपनाती है। कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, कंपनीज अडोप्ट कॉस्ट एफिशिएंट मेथड्स टू मेंटेन हायर प्रॉफिट एंड कॉम्पिटिटिवनेस, यानी कि कम प्राइस में जब वो हायर प्रॉफिट और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा के रखते हैं। proposed agreement यानी कि प्रस्तावित सहमति। From this perspective it can be said that the Anglo-American model promotes innovation and competition। Anglo-American model जो है वो innovation और competition जो है बढ़ाता है। कंपनीज के अंदर नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं जहाँ से competition जो है वो बढ़ जाता है, लोग उस चीज़ को अडोप्ट करते हैं। Increasing importance of corporate governance यानी कि कॉरपोरेट प्रशासन का बढ़ता महत्व। अवेयर इन्वेस्टर्स नाउ एक्सपेक्ट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अभी जो इन्वेस्टर्स हैं वो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी यानी कि अगर कोई काम कर रहा है तो दैट पर्सन शुड बी अकाउंटेबल होना चाहिए, यानी कि जागरूक निवेशक और पारदर्शिता
और जिम्मेदारी की अपेक्षा करते हैं। यानी कि इन्वेस्टर्स जो वो ट्रांसपेरेंट बिहेवियर जो है एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी से, कि जो भी कंपनी का मॉडल है वो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स के साथ डिस्कस किया जाएगा। ये वो इन्वेस्टर्स नहीं जो आप सोच रहे हो दैट कोई भी पर्सन शेयर खरीदता है, वो नहीं, बल्कि कंपनी के शेयर होल्डर्स की बात हो रही है जो मेन कंपनी को बनाते हैं। Globalization and competition. A strong governance system is essential to survive the global market. Global market यानी कि विदेश की, मतलब पूरी दुनिया की, ब्रह्मांड की मार्केट के अंदर जो है सरवाइव करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि वैश्विक और प्रतिस्पर्धा, वैश्विक बाजार में टिके रहने के लिए अच्छी प्रशासन प्रणाली आवश्यक है, अच्छी एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस सिस्टम। गवर्नेंस सिस्टम का यहाँ पे गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है, गवर्नेंस सिस्टम का मतलब है कंपनी के जो अथॉरिटीज़ हैं उनका जो है क्वालिफिकेशन होना, उनका स्किल होना, उनके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लीगल एंड रेगुलेटरी प्रेशर, कानूनी और नियामक दबाव। गवर्नमेंट्स एंड रेगुलेटरी बॉडीज आर डिमांडिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड एथिकल मैनेजमेंट फ्रॉम कंपनीज से एथिकल मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं। सामाजिक अपेक्षाएं, social expectations. Society now focuses not only on profit but also the social and environmental responsibilities of business. आज के टाइम पे जो कंपनीज है वो सिर्फ प्रॉफिट पे ही नहीं बल्कि सोशल और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। 6th क्वेश्चन क्या कहता है? शेयर धारकों और कंपनी के प्रबंध के बीच में एजेंसी संबंध होता है। यहाँ संदर्भित कॉरपोरेट प्रशासन सिंध की पहचान कीजिए और चर्चा कीजिए। देयर एग्जिस्ट एन एजेंसी रिलेशनशिप बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड कंपनी मैनेजमेंट। आइडेंटिफाई द कॉरपोरेट गवर्नेंस theory referred to here and discuss is. What do you mean by corporate governance? How is corporate governance from corporate management? मेन बॉडी, एजेंसी थ्योरी, हम मुख्य भाग एजेंसी सिद्धांत से शुरू करेंगे। डेफिनेशन, एजेंसी थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट देयर एग्जिस्ट एन एजेंसी रिलेशनशिप बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट इन विच मैनेजमेंट एक्ट्स एज एन एजेंट एंड वर्क्स इन द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। एजेंसी जो है वो एग्जिस्टिंग कंपनी के बीच में और शेयर होल्डर और मैनेजमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो दर्शाता है, जहाँ पर मैनेजमेंट जो है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो एज एन एजेंट एक्ट करता है एंड वर्क्स इन द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर जो कंपनी को बना रहे हैं वो क्या डिसाइड करते हैं, उनके बेसिस पे मैनेजमेंट काम करता है। परिभाषा मैंने आपको बता दी है। मुख्य समस्या, मेन प्रॉब्लम, व्हेन मैनेजमेंट प्रायोरिटाइज इट्स पर्सनल इंटरेस्ट एंड एजेंसी प्रॉब्लम अराइजेज। जब मैनेजमेंट खुद के बेसिस पे काम कर रही होती है, शेयर होल्डर को नहीं ध्यान में रखती है, तब वहाँ पर जो है प्रॉब्लम आती है, दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे वो सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान दे रही होती हैं। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पर नहीं, सिर्फ आने वाली शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर ध्यान दे रही होती है, जो हमने अभी पढ़ा, जो कि जो है नुकसानदायक होता है। समाधान, पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रोत्साहन प्रणाली के माध्यम से एजेंसी समस्या को कम किया जा सकता है। द एजेंसी प्रॉब्लम कैन बी रिड्यूस थ्रू द ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंसेंटिव सिस्टम। डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट प्रशासन और कॉर्पोरेट प्रबंध के बीच में भिन्नता। कॉर्पोरेट प्रशासन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इट इज ब्रॉड फ्रेमवर्क दैट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। इट एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी। ये ट्रांसपेरेंसी, एथिक्स और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करती है। ठीक है, सभी स्टेक होल्डर्स, कंपनी बनाने वाले लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है कि उन्होंने क्या डिसाइड किया है कंपनी के फ्यूचर को लेकर, और उन्हीं के बेसिस पे एक्ट किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेक होल्डर्स को पता होता है कि अब कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। ठीक है, कॉर्पोरेट प्रबंध, यह कंपनी के दैनिक संचालन, निर्णय और रणनीतियों की प्रबंध करता है। यह प्रशासन का हिस्सा है, लेकिन प्रशासन की तुलना केवल संचालन पर केंद्रित है। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, इट मैनेजेस द डेली ऑपरेशंस, डिसीजंस एंड स्ट्रेटजी ऑफ द कंपनी। डेली का काम जो होता है वो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट का होता है, कि आज एम्प्लॉयज़ आकर किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, क्या क्या उनको फाइल्स जमा करवानी है। ठीक है, It is a part of governance, but compared to the governance, it focuses mainly on the operations. भिन्नता, प्रशासन नीति और नियंत्रण के संबंधित है, जबकि
कार्यवाह के संचालन से। डिफरेंस, गवर्नेंस इज रिलेटेड टू पॉलिसी मेकिंग एंड कंट्रोल, वेयर एज मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन। ठीक है, 7th क्वेश्चन पर आने से पहले मैं अभी आपसे वो 3 क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। वो 3 क्वेश्चंस मैं आपसे अभी पूछने जा रही हूँ जिनकी मदद से आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सो एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब बिजनेस एथिक्स। व्हाट इज बिजनेस एथिक्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ शेयर होल्डर इन अ कंपनी। व्हाट इज द रोल ऑफ शेयर होल्डर इन अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड योर थर्ड क्वेश्चन इज डिफाइन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को आपने डिफाइन करना है। ठीक है, जो कि हम अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं। 7th क्वेश्चन पर हम चलने वाले हैं। द 7th क्वेश्चन इज यस, फॉर्च्यून द्वारा सबसे निवोमेशी बड़ी कंपनी पर दर्जा प्राप्त एनरॉन कंपनी अमेरिकी कॉर्पोरेट इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक बन गई है। घोटालों उसके कारणों और परिणामों के बारे में विस्तार से बताएं। Enron, which was awarded the most innovative large company by Fortune, became one of the biggest scandals in American corporate history. Explain the scandal and its causes and consequences in the detail. ठीक है, तो देखो स्कैंडल का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी जो शुरुआत में बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स कमा रही थी, ओवर द टाइम वो बहुत ही बैंकरप्ट हो गई थी। स्कैंडलस कुछ कॉर्पोरेट हिस्ट्री उसकी कुछ हुई थी, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। व्हाट इज़ इनसाइडर ट्रेडिंग, व्हाई इज़ इट कंसिडर्ड अनएथिकल। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है और उसे अनएथिकल क्यों बोला जाता है। एनरॉन घोटाला, इंट्रोडक्शन टू द स्कैंडल। इंट्रोडक्शन यानी कि घोटाले का परिचय। एनरॉन कमिटेड फ्रॉड इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर फ्रॉड किया है। कंसीलिंग कंपनीज एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रोवाइडिंग मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को गलत जो है कंपनी के फंड्स दिखाकर कि मान लो आपकी कंपनी जो है वो कमा तो रही है $50,000 बट उन्होंने दिखा दिया दैट वी आर क्रिएटिंग अ सेल ऑफ $1 बिलियन। तो वो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड इन्होंने किया था, जिससे जो है बहुत ही ज़्यादा मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मिली थी इन्वेस्टर्स को। एनरॉन कंपनी ने वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी की, जिसमें कंपनी के विश्वासित वित्तीय स्थिति को छुपाया गया और निवेशकों को गलत जानकारी दी गई। कारण, कंपनी का लाभ और स्टॉक मूल्य बढ़ाने का दबाव। कंपनी स्टार्टिंग में एक प्रोसेस होता है, अगर आपको नहीं पता तो फाइनेंशियल लिटरेसी का ये एक प्रोसेस है। इसके अंदर क्या कि जब भी कोई कंपनी अपने आप को ग्लोबल मतलब कि पब्लिक मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करती है, तो वो अपनी शेयर्स को ओपन कर देती है दैट पीपल कैन इन्वेस्ट इन इट एंड दे कैन परचेज द शेयर्स। ठीक है, लेकिन उन्हें अपना एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है कि वो उनकी कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है। जब कंपनीज पब्लिकली इंट्रोड्यूस होती हैं तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है शेयर्स को बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास आके शेयर करें और वहाँ से कैपिटल मिलता है कंपनी को, तो उस कैपिटल को बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी। प्रबंध की अनैतिकता सोच और पारदर्शिता का स्वभाव, ऑडिट और नियामक प्रणाली की कमजोरी। ठीक है, प्रेशर टू इंक्रीज कंपनीज प्रॉफिट्स एंड स्टॉक प्राइसेस को बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और कैपिटल आएगा तो प्रॉफिट आएगा। अनएथिकल माइंडसेट ऑफ मैनेजमेंट एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। मैनेजमेंट उनका अच्छा नहीं था और ट्रांसपेरेंसी भी नहीं थी, ना तो उन्होंने फंड्स की प्रॉपर वैल्यू दिखाई, ना प्रॉफिट मार्जिन दिखाया उन्होंने, और बहुत सारी स्टॉक्स की उन्होंने वैल्यूज़ भी नहीं दिखाई। वीकनेसेस इन अडल्ट एंड रेगुलेटरी ऑडिट वीकनेस इन ऑडिट एंड रेगुलेटरी सिस्टम। ऑडिट का मतलब होता है कि कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम ही अच्छा नहीं था। ठीक है, हाँ जी। परिणाम, निवेशकों के भारी आर्थिक नुकसान। बहुत इन्वेस्टर्स का जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में तो थी ही नहीं। कंपनी का दिवालियापन और कर्मचारी की नौकरी का नुकसान। एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, नौकरियां जाने लगी। कॉरपोरेट प्रशासन और नियमों का सुधार की
आवश्यकता। ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस टू द इन्वेस्टर्स, आपने एक बैंकक्रप्ट कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है तो ऑब्वियस सी बात है आप तो नुकसान के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो बैंकरप्सी ऑफ द कंपनी एंड लॉस ऑफ एम्प्लॉयज जॉब्स, लोगों की जॉब जाने लगी। द नीड फॉर रिफॉर्म इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड रेगुलेशंस। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? परिभाषा, इनसाइडर ट्रेडिंग वह प्रक्रिया है जिससे कोई व्यक्ति कंपनी के अंदर गोपनीय जानकारी का उपयोग करके शेयर बाजार में लाभ कमाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग इज द प्रैक्टिस इन विच पर्सन यूजेस कॉन्फिडेंशियल इंटरनल इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी टू गेन प्रॉफिट इन स्टॉक मार्केट। कंपनी के अंदर कोई काम कर रहा इंसान कंपनी की इंफॉर्मेशन लेके अपने स्टॉक्स को परचेज करता है, उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। एक अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगी, ये एक एथिकल काम होता है। जब भी एक एम्प्लॉयर अपनी कंपनी में काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल गूगल का जो एम्प्लॉय है वो गूगल के अंदर जो है शेयर्स को एंड स्टॉक्स को नहीं परचेज कर सकता है, उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है, क्योंकि उसे कंपनी के अंदर का जो भी फंक्शंस हैं, जो भी चीज़ें हैं वो पता होती हैं और वहाँ से वो स्टॉक परचेज करता है। तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी का नुकसान होता है एक तरह से, ठीक है। और हाँ जी, जैसे आपको पता है कि आपने बहुत जगह देखा होगा दैट कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स दे देती है, तो वो इसीलिए देती है इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए। रीजनिंग फॉर बीइंग अनएथिकल, अनैतिकता के कारण यह आम निवेशकों का साथ अन्यायपूर्वक व्यवहार है। इट इज़ अनफेयर टू द ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स। ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि आप तो कंपनी के अंदर हैं, आपको तो पता ही है फ़ायदा होगा, लेकिन यहाँ से जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आपकी कंपनी के बाहर के लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इट डैमेजेस ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन द मार्केट के अंदर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो, कुछ लोगों का फ़ायदा ही फ़ायदा होता जा रहा है, कुछ लोगों का नुकसान होता जा रहा है, तो वहाँ से कंपनी के ऊपर भी ट्रस्ट जाता है एंड लॉस भी बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। इट वायलेट्स ट्रस्ट एंड एथिकल वैल्यूज़, ट्रस्ट और एथिकल वैल्यूज़ चली जाएंगी, यह विश्वास और नैतिकता मूल्य का उल्लंघन करता है। व्हाट इज़ विसल ब्लोइंग? व्हाट प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू द विसल ब्लोअर्स इन इंडिया? विसल ब्लोइंग क्या है? भारत में विसल ब्लोअर को क्या सुरक्षा प्राप्त है? ओके, विसल ब्लोअर्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड प्रैक्टिकल ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी वाले क्वेश्चंस में भी आ चुका है, विसल ब्लोइंग। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट शायद मैंने कहीं पे तो देखा था इस क्वेश्चन को, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मेन बॉडी से हम शुरू करेंगे। विसल ब्लोइंग क्या होता है? विसल ब्लोइंग इज द प्रोसेस इन विच अ पर्सन इन्फॉर्म्स द पब्लिक रेगुलेटरी अथॉरिटीज अबाउट करप्शन और अनएथिकल एक्टिविटीज ऑकरिंग विद इन द और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जब कंपनी के अंदर का ही एम्प्लॉय गवर्नमेंट को या फिर पब्लिकली बताता है कि हमारी कंपनी के अंदर करप्शन चल रहा है और कुछ अनएथिकल एक्टिविटीज़, कुछ गलत, इलीगल, अनएथिकल का मतलब है इलीगल काम किए जा रहे हैं। विसल ब्लोइंग वह प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति संगठन के भीतर या बाहर के किसी भ्रष्टाचार या अनैतिक कारण के बारे में सार्वजनिक और नियमों आधारित की सूचना करता है। इंपॉर्टेंस, एक्सपोजिंग करप्शन एंड अनएथिकल बिहेवियर, ठीक है, अनएथिकल बिहेवियर को दिखाता है, ठीक है, करप्शन को एक्सपोज करता है। इंक्रीजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस ट्रांसपेरेंसी यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, गवर्नमेंट का विश्वास हो जाता है। मेंटेनिंग एथिक्स इन सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, महत्व क्या रहेंगे? भ्रष्टाचार और अनैतिकता व्यवहार को उजागर करना, प्रशासनिक और व्यावसायिक प्रदर्शित बढ़ाना, समाज के संगठन में नैतिकता बनाए रखना। प्रोटेक्शन इन इंडिया, भारत में सुरक्षा, विपरीत परिणाम में से सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज। विसल ब्लोअर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिसमिसल, हैरेसमेंट एंड थ्रेट्स रिलेटेड टू देयर जॉब्स। जो भी पर्सन एक्सपोज करता है, जो भी एम्प्लॉई एक्सपोज करता है अपनी कंपनी को, उनको जो है हैरेसमेंट से, यानी कि कंपनी की अथॉरिटीज़ से बचाया जाता है, डिसमिसल, हैरेसमेंट और थ्रेट्स टू देयर जॉब। उनकी जॉब को कोई भी नुकसान नहीं होता है जब वो अपनी कंपनी के बारे में बता देते हैं। कानूनी ढांचा, लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 is in force which provides protection to individuals who exposes corruption and unethical practices। जब इन चीज़ों को कोई एक्सपोज करता है
तो विसल ब्लोअर एक्ट, ये आपने बहुत अच्छे से याद करना है। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 के बेसिस पे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। हालांकि ये रियल लाइफ में कितना ट्रूथ है ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। लोक सूचना आधारित के खिलाफ शिकायत, कंप्लेंट्स अगेंस्ट द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अंडर द राइट टू द इंफॉर्मेशन एक्ट RTI एक्ट, provisions exist to protection individuals who file complaint from retaliation। उनके खिलाफ retaliation यानी कि कंपनी अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है तो उनको रोका जाता है, और जो भी पर्सन है उसकी जो है आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। अगेंस्ट दैम एनी एक्शन अगेंस्ट दैम इज रिस्ट्रिक्टेड, उनके खिलाफ किसी भी एक्शन को करना जो है प्रोहिबिटेड है, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेना, ऐसा उनका मानना है। ठीक है। निम्नलिखित कॉरपोरेट घोटालों के परिणाम स्वरूप अनैतिकता प्रथाओं पर चर्चा कीजिए। पंजाब नेशनल बैंक और सत्यम कंप्यूटर। Discuss the unethical practices that emerged as a result of the following corporate bank scandals: पंजाब नेशनल बैंक एंड सत्यम कंप्यूटर्स। मेन बॉडी, पंजाब नेशनल बैंक स्कैंडल क्या है? घोटालों का परिचय, इंट्रोडक्शन टू द स्कैंडल। दिस स्कैंडल इन्वॉल्व्ड फ्रॉड वर्थ करोर्स ऑफ रुपीज इन विच इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड ट्रांजैक्शंस वर कंसील्ड। प्रॉफिट और जो है यहाँ पे करोड़ों रुपए का उन्होंने स्कैंडल, फ्रॉड किया था अपने कस्टमर्स के साथ, जहाँ पर प्रॉफिट और ट्रांजैक्शंस की जो भी बातें थी कि कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वो चीज़ें रिवील की गई थी पब्लिक के अंदर, पब्लिक के अंदर नहीं, यू नो, जो लोग हैं उनके लिए जिन्होंने गलत काम किए थे। अनएथिकल प्रैक्टिसेस, वायलेशन ऑफ रूल्स बाय बैंक ऑफिशियल्स, बैंक ऑफिशियल्स ने जो जो रूल बनाए थे उन सबको वायलेट इन्होंने किया था। प्रोवाइडिंग मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन टू कस्टमर्स एंड इन्वेस्टर्स, को गलत इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी थी। फ्रॉड इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर एक्चुअल जो प्रॉफिट था वो नहीं दिखाया गया। ग्राहकों के निवेशक के भ्रामक जानकारी देना, विस्तृत रिपोर्टिंग में धोखाधड़ी। कॉन्सिक्वेंसेस, फाइनेंशियल लॉसेस टू द बैंक एंड इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के साथ बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ठीक है। डिक्लाइन इन ट्रस्ट एंड बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम से लोगों का भरोसा उठ गया। नीड फॉर इम्प्रूवमेंट इन रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। सत्यम कंप्यूटर स्कैंडल क्या था? घोटाला का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन टू द स्कैंडल। सत्यम कंप्यूटर एंगेज्ड इन लार्ज स्केल फ्रॉड बाय कंसीलिंग इट्स ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन एंड इन्फ्लेटिंग प्रॉफिट्स। प्रॉफिट उन्होंने गलत दिखाए थे और उन्होंने अपनी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन उन्होंने नहीं दिखाई। उन्होंने दिखा तो दिया कि दैट हमारा मार्केट में एक बहुत बड़ा वैल्यू है, व्हेन इट वाज नॉट ट्रू, जो कि बात बहुत गलत थी। अनैतिक प्रथाएं, नकली लाभ और झूठी वित्तीय रिपोर्ट, शेयर को धारकों के कर्मचारी के साथ धोखाधड़ी। फेक प्रॉफिट्स दिखाया, फॉल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाया। ठीक है। फेक प्रॉफिट यानी कि झूठा प्रॉफिट उन्होंने दिखाया। ठीक है। फ्रॉड अगेंस्ट द शेयर होल्डर एंड एम्प्लॉयज़ के साथ धोखाधड़ी उन्होंने किया। नेग्लेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे? कॉन्सिक्वेंसेज रहे कि बैंकरप्ट ऑफ कंप्यूटर एंड लॉस ऑफ एम्प्लॉय जॉब्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। कंपनी बैंकरप्ट हो गई। हैवी फाइनेंशियल लॉसेस टू द इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। नीड फॉर रिफॉर्म इन कॉर्पोरेट रूल्स एंड गवर्नेंस, वहाँ से नए कॉर्पोरेट रूल्स और गवर्नेंस को बनाया गया। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग क्लास ऑडिट सूट एंड जेंडर डाइवर्सिटी ऑन द बोर्ड। ठीक है। निम्नलिखित में टिप्पणी लिखिए क्लास एक्शन सूट और बोर्ड में लैंगिक विविधताएं। ठीक है। हाँ जी, मुख्य भाग से शुरू करेंगे। क्लास एक्शन सूट definition: a class action suit is a legal procedure in which a group of individuals join files a claim against a company or organization। जब 5 से 10 लोग मिलके मिनिमम से मिनिमम एक कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कोई भी लीगल प्रोसीजर चालू करते हैं, कोई केस वगैरह करते हैं, तो उसे हम क्लास ऑडिट एक्शन कहते हैं। ठीक है। क्लास एक्शन सूट कहते हैं। क्लास एक्शन सूट वह कानूनी प्रक्रिया है जिसमें एक समूह के व्यक्ति किसी कंपनी या संगठन के खिलाफ सामूहिक रूप के द्वारा दायरा रखते हैं। इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, महत्व इसका क्या है? निवेशकों और ग्राहकों के अपराधी की रक्षा करना, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ इन्वेस्टर्स और कंज्यूमर्स के साथ जो गलत काम किया जा रहा है उनके राइट्स को बचाना। इंश्योर्स फेयर एंड जस्ट रेजोल्यूशन, लोगों के साथ सही व्यवहार का निर्णय लेना।
प्रोवाइड्स इवन स्मॉल इन्वेस्टर्स एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द लीगल प्रोसेस। छोटे से छोटा इन्वेस्टर जिसने बहुत ही थोड़ा इन्वेस्ट किया है उसको भी जो है वो राइट देता है लीगल प्रोसेस के अंदर आने के लिए। एग्जाम्पल, किसी कंपनी में की धोखाधड़ी और वित्तीय रिपोर्टिंग की अनियमितताओं को के खिलाफ क्लास एक्शन सूट दायरा किया जाता है। अ क्लास एक्शन सूट में बी फाइल्ड अगेंस्ट अ कंपनी फॉर फ्रॉड एंड इरेगुलरिटीज इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जेंडर डाइवर्सिटी ऑन द बोर्ड में लैंगिक विविधता। डेफिनेशन, जेंडर डाइवर्सिटी ऑन द बोर्ड रेफर्स to the balanced representation of men and women on a company's board of directors। जेंडर डाइवर्सिटी को प्रमोट करना जहाँ पर मैन एंड वुमेन को कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। बोर्ड में लैंगिक विविधता का अर्थ है कंपनी के निर्देशक मंडल और महिलाओं के पुरुषों का संतुलन प्रतिनिधि। इंपॉर्टेंस, ब्रिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड एक्सपेक्टेशंस टू डिसीजन मेकिंग एक्सपीरियंसेस इनटू डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अलग अलग पर्सपेक्टिव से, मेल एंड फीमेल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखा जाता है जहाँ से डिसीजंस लेने में मदद करता है। प्रमोट्स इक्वालिटी एंड इंक्लूसिवनेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इक्वालिटी लेकर आता है। संगठन में समानता और समावेशित को बढ़ावा मिलता है। सामाजिक उत्तरदायित्व और नैतिकता में दृढ़ता करता है। उदाहरण, कई देशों में कंपनियों ने बोर्ड में न्यूनतम महिला प्रतिनिधि अनिवार्य किया जाता है। इन मैनी कंट्रीज मिनिमम फीमेल रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड डायरेक्शन हैज़ बीन मेड मैंडेटरी। यानी कि एक कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर कम से कम कुछ मिनिमम अमाउंट रखा गया है कि इतनी फीमेल्स जो है इस कंपनी के अंदर होनी चाहिए किसी भी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के अंदर। कंक्लूजन, बोथ क्लास एक्शन सूट एंड जेंडर डाइवर्सिटी ऑन बोर्ड आर इंपॉर्टेंट मेजर्स टू इंश्योर एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड जस्टिस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंसी और जस्टिस प्रमोट करता है। वाइल जेंडर डाइवर्सिटी प्रमोट्स इंक्लूसिवनेस एंड डाइवर्सिटी इन डिसीजन मेकिंग में ये बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। दीज मेजर्स हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन बोथ बिजनेस एंड सोसाइटी। बिजनेस के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है जहाँ पर वीमेन को एक इक्वल राइट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, क्लास एक्शन सूट और बोर्ड में लैंगिक विविधता दोनों की कॉरपोरेट प्रशासन में नैतिकता, पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण उपाय है। क्लास एक्शन सूट हितधारकों के अधिकारों की रक्षा करता है, जबकि लैंगिक विविधता निर्णय लेने के लिए विविधता और समावेशिता और बढ़ाता है। ये उपाय व्यवसाय और सामाजिक दोनों के लिए सकारात्मक प्रभाव में डलता है। ठीक है, तो यही पे हमारा ये ख़त्म होता है। इससे ज़्यादा आसान सब्जेक्ट मैंने नहीं देखा, बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक बार वीडियो को देख लोगे तो मुझे नहीं लगता दोबारा देखने की ज़रूरत पड़ने वाली है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर सभी स्टूडेंट्स के लिए एक नंबर प्रोवाइड किया गया है। अगर आपको किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए नोट्स को लेकर या फिर और भी कोई चीज़ आपको जाननी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड गुड बाय।